आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड में हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न कैसे और प्रश्नों के उत्तर, संभावित उत्तर कौन कौन से है। जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो एग्ज़ाम था ये 30 तारीख को था। हिंदी का दूसरा प्रश्न पत्र है और इसी दूसरा प्रश्न पत्र जो था ये हिंदी लिटरेचर से संबंधित था। और इसमें आप सभी को पता है कि नेगेटिव मार्किंग थी 1/4, 1/4 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है। हम सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों पे। पहला प्रश्न था, निम्न कथनों में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का चुनाव कीजिए। तीन मत दिए गए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। 3 मत दिए गए, उनमें से कौन सा सही है ये बताना है। आप देख रहे होंगे पहला मत है, इंशा अल्लाह खां की भाषा को चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती हुई माना है। वास्तव में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंशा अल्लाह खां की भाषा को चटकीली मटकीली मुहावरेदार माना है और चलती हुई भी माना है। मुंशी सदासुख लाल की भाषा को साफ सुथरी खड़ी बोली आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और सदल मिश्र की भाषा को कृष्ण उपासक व्यासों की तरह ब्रज रंजित खड़ी बोली आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो इस प्रकार से ये तीनों कथन सही हैं। इसलिए हमारा पहले क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो क्वेश्चन हैं, तीनों ये ऑप्शन हैं कथन, ये तीनों सही हैं। और दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयी के संस्मरण में जिन साहित्यकारों को स्थान दिया गया है उनके लिए अज्ञेय ने जिन शीर्षकों से उन्हें स्मरण किया उसे सुमेलित कीजिए। तो अज्ञेय के बारे में आप सभी जानते हैं। अज्ञेय तार सप्तक के संपादक थे, प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो उन्होंने अपने संस्मरण में कुछ साहित्यकारों का स्थान दिया था और उनके लिए कुछ शीर्षक भी दिए थे उन्होंने। तो ऑप्शन है इसमें, शीर्षक हैं स्वर सिद्ध। तो स्वर सिद्ध उन्होंने पहला जो ऑप्शन है स्वर सिद्ध है। दूसरा बसंत का अग्रदूत है, बसंत का अग्रदूत। और तीसरा समय सूर्य है। और चौथा है असीम और ससीम बीच। तो इसमें ए जो है स्वर सिद्ध जो है, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 4 सही है, सुमित्रानंदन पंत। बी का थर्ड ऑप्शन सही है, बसंत का अग्रदूत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सी का समय सूर्य जो है ये रामधारी सिंह दिनकर है। और डी असीम और ससीम बीच इन्होंने कहा था बालकृष्ण शर्मा नवीन के लिए। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, निम्न कवियों को उनके द्वारा रचित काव्य पंक्तियों से सुमेलित कीजिए। तो पहले हैं प्रेमगन। तो प्रेमगन जी जो थे उनकी जो काव्य पंक्ति वो है, अचरज होत तुमौ सम गोरे बाजत कारे। ये जो पंक्ति थी
वो अंग्रेज़ों के ऊपर उन्होंने एक व्यंग्य किया था उनकी संकीर्ण मानसिकता पर, जब उन्होंने दादा भाई नौरोजी को काला कहा था। तो उस पर प्रेमघंत जी ने एक व्यंग्य किया था कि अचरज हो तुमऊ सम गोरे बाजत कारे। दूसरा प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, उन्होंने तबही लख्यो जय रह्यो एक दिन कंचन बरसत, ये उनकी काव्य पंक्ति है। तीसरे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, उन्होंने एक तो ये कहा था कहाँ करुणानिधि केशव सोए, देखत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए, ये उनकी पंक्तियाँ थी। एक थोड़ा सा इसमें सस्पेंस है, कहाँ हो ये हमारे राम प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको सिधारे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया जो दशरथ विलाप है उसकी पंक्तियाँ, जबकि यहाँ ऑप्शन में अंबिका दत्त व्यास है। तो अगर हम अंबिका दत्त व्यास को ही मानते हैं तो इसका ऑप्शन बी होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पत्रिका के संबंध में सही तथ्य कौन सा है। तो पहाड़ पत्रिका के संबंध में तीनों तथ्य हमारे सही हैं। पहला तथ्य है वह नैनीताल से प्रकाशित होती थी, उसके संपादक शेखर पाठक थे, उसके संपादक शेखर पाठक थे, और इस पत्रिका ने 2001 में शैलेश मटियानी पर विशेषांक निकाला था। ये तीनों हमारे सही हो सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सिर्फ रिपोर्टदास विधा की कृतियाँ हैं। तो जो पहला विकल्प है कीड़ा जड़ी अतीत का दरवाज़ा, ये यात्रा वृत्तांत है। दूसरा जो विकल्प है थलचर डायरी है कुमार अंबुज की, एक बार फिर कह रहा हूँ, पहला यात्रा वृत्तांत है। दूसरे में बी जो ऑप्शन है, इसके जो पहला ऑप्शन है थलचर, ये एक यात्रा वृत्तांत है कुमार अंबुज का लिखा हुआ है। स्वर्ग में 5 दिन भी एक यात्रा वृत्तांत है असगर वजाहत का। ऑप्शन सी जो है कुछ अटके हुए भटके यात्रा वृत्तांत है, ये मृदुला गर्ग का। खरामा ये भी यात्रा वृत्तांत है पंकज बिष्ट का। हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा डी, थोड़ा दिक्कत। पांचवा जो क्वेश्चन था उसका डी विकल्प था, तूफानों के बीच एक देश बाहर दुनिया। तो तूफानों के बीच जो रचना है वो रिपोर्टाज विधा की रचना है, रांघेय राघव का रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज विधा की रचना है। और दूसरा जो ऑप्शन है एक देश बाहर 12 दुनिया, ये शिरीष खरे का रिपोर्टाज है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, तूफानों के बीच एक देश 12 दुनिया, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन जो है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केदारनाथ सिंह की हैं। जमीन पक रही है, अकाल में, सारस, टॉलस्टॉय और साइकिल, समुद्र पर हो रही है बारिश, सृष्टि पर पहरा। तो इनमें से जमीन पक रही है, अकाल में, सारस, टॉलस्टॉय, साइकिल और सृष्टि पर पहरा, ये चारों जो रचनाएं हैं ये केदारनाथ सिंह की है। सृष्टि समुद्र पर हो रही है बारिश जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है, वो नरेश सक्सेना की रचना है। इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। ऑप्शन डी इसका ये वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ये जो है समुद्र पर हो रही बारिश, ये नरेश सक्सेना की पुस्तक है, नरेश सक्सेना की। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 सुमेलित करने के लिए है। तो श्रीकांत वर्मा जो हैं उनकी जो रचना वो जिरे है, एक आलोचना विधा का है।
नेमीचंद जैन की जो रचना है वो जनानांतिक है, 1981 का संभावना प्रकाशन से प्रकाशित है। स्वयं प्रकाश की जो रचना है वो रंगशाला में दोपहर है, कहानी संग्रह है। और विद्यासागर नौटियाल जी, आप जानते हैं कि बागी टिहरी गायजा विद्यासागर नौटियाल जी की रचना है, ललित निबंध हैं। ये टिहरी के उत्तराखंड के ही रहने वाले थे विद्यासागर नौटियाल जी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्र संग्रह और उनके संपादकों के युग्म में से कौन से सुमेलित हैं, कौन से नहीं हैं। तो पहला सुमेलित है प्रियराम निर्मल वर्मा का, जो निर्मल वर्मा पत्र संकलन है वो गगन गिल ने लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। ये निर्मल वर्मा के जो बड़े भाई थे राम कुमार वर्मा को लिखे गए पत्रों का संकलन है। दूसरा, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, भारत यायावर ने लिखा हुआ, ये भी भारत यायावर इसके संपादक थे, ये भी सही है। तीसरा, नागार्जुन के पत्र, नरेंद्र कोहली ने इसका संपादन किया, ये भी सही है। चौथा और पांचवा जो है वो गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्र, ये द्विवेदी जी के सुपुत्र थे मुकुंद द्विवेदी, उन्होंने इसका संपादन किया था। और पांचवा जो है काशी के नाम पत्र जो थे, इनका संपादन काशीनाथ सिंह जी ने किया था, जो नामवर सिंह जी के छोटे भाई को लिखे हुए पत्र थे। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित सुमेलित युग्मों का चयन कीजिए। तो उषा महाजन जो हैं बाधाओं के बावजूद नई औरत, ये बिल्कुल सही है। आशा रानी बोरा स्त्री सरोकार उनकी रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। मनीषा जो रचनाकार हैं उनकी स्त्री घोष रचना नहीं है। और क्षमा शर्मा, ये गलत है, ये वाला तीसरा जो है ये गलत है और ये सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भीम अकेला, उस चिड़िया का नाम, मानुषखोर, हरिया हरकुलस की हैरानी, तो भीम अकेला विद्यासागर नौटियाल जी का है, ये बहुत स्पष्ट है। तो ए का चौथा है, उस चिड़िया का नाम पंकज बिष्ट का है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। मानुषखोर गंगा प्रसाद विमल की रचना है और हरिया हरकुलस की हैरानी मनोहर श्याम जोशी की रचना है, तो ये सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित साक्षात्कार संग्रह और उसके संपादक की दृष्टि से सुमेलित युग्मों की पहचान कीजिए। दोस्तों, आपके लिए मैं विशेष कर लाया हूँ आज का ये प्रश्न पत्र, इसके उत्तर, संभावित उत्तर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं इसी प्रकार से आपके लिए नए नए वीडियो, प्रश्नों के उत्तर या कोई भी और वीडियो जो सूचनात्मक हो, जानकारी वाले हों, मैं आपको ला सकूं। तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, पेपर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित साक्षात्कार संग्रह और उसके संपादक की दृष्टि से सुमेलित युग्मों की पहचान कीजिए। तो पहला जो है नामवर सिंह, कहना ना होगा, उसके संपादक समीक्षा ठाकुर हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, धर्मेर भारती से साक्षात्कार, ये सुमन भारती नहीं है, इसके संपादक पुष्पा भारती हैं, तो ये गलत हो गया, ये वाला दूसरा गलत है। रामविलास शर्मा साक्षात्कार कर्ण सिंह चौहान, ये भी स्पष्ट वैसे नहीं है। और रेणु से भेंट यायावर, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसमें से ये ऑप्शन है ही नहीं फर्स्ट और फोर्थ वाला, तो हम फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को मान लेते हैं। वैसे ये
बिल्कुल सही, मतलब क्लियर आंसर नहीं है। आप एक बार और देख लेना, पहला, तीसरा और चौथा, मतलब पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक स्त्री का विदा गीत किसकी रचना है? एक स्त्री का विदा गीत जो है वो मृणाल पांडे की रचना है, बिल्कुल सही है। हमजाद उपन्यास के संदर्भ में 13वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, बहुत सही है। टोपन और तिलक हमजाद हैं, बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य है वर्चस्व, ऐश्वर्य और भोग। और चौथा है, यह उत्तर आधुनिक उपभोक्ता संस्कृति के क्रूर और भयावह चेहरे की ओर इशारा करता है। पांचवा जो ऑप्शन है वो गलत है, पांचवा ऑप्शन गलत है, क्योंकि 3 ऑप्शनों में पांचवा ऑप्शन है, तो वैसे ही ये गलत हो जाएगा। इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, इस रचना के लिए मनोहर श्याम जोशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। पांचवा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है, इसलिए हमारा डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंगद के पाँव निबंध संग्रह के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है इसका। एक नौकरानी की डायरी किस विधा, क्वेश्चन नंबर 15, एक नौकरानी की डायरी किस विधा और रचनाकार की रचना है? तो ये उपन्यास है कृष्ण बलदेव वैद्य का, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी में अनुदित निम्नलिखित उपन्यासों और उनके अनुवादकों को सुमेलित कीजिए, उनके अनुवादकों को सुमेलित कीजिए। तो बंग विजेता जो है वो गदाधर सिंह ने संपादित किया है, ए का थर्ड हो जाएगा, मतलब ए का थर्ड है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। मृणमयी जो है वो राधाचरण गोस्वामी जी ने संपादित किया है। दीप निर्वाण जो है वो मुंशी हरित नारायण लाल ने संपादित किया है। और युगलांगुरीय जो है वो प्रताप नारायण मिश्र ने संपादित किया है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 17, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह चला गया, ये कविता है विनोद कुमार शुक्ल की। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही था? सी ऑप्शन था, 16 नंबर का, 17 नंबर का बी ऑप्शन। ये कविता है एक विनोद कुमार शुक्ल की, तो काव्य संग्रह इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसके पहला, दूसरा और तीसरा, प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित 1943 तार सप्तक से होता है। सबसे पहले नंदुलारे वाजपेयी ने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में इसका प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। प्रयोगात का मूल आधार व्यक्तिकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है, प्रयोगात अपने आप में इष्ट है, वह साधन नहीं दोहरा साधन है, वह साधन नहीं साध्य है, ये कहा था गेय जी ने। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है, इसलिए हमारा पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अज्ञेय के संदर्भ में यह मौन मित कथन है, कहने और कहने के बीच अनकहना है तथा गहरे स्तर पर आत्मदान का भाव है, जहाँ बोलना मानो आक्रमण है, मौनी अपने को देता है। ये लाइनें किसने कही थी? ये कही थी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आप जानते हैं कि उपन्यास और उपन्यासकार, पहला जो उपन्यास है बिल्कुल सही है, कयाप मनोहर श्याम जोशी का है। दूसरा दौड़ ममता काल्या का है, बिल्कुल सही है। पंख वाली नाव बिल्कुल पंकज विश्व जी का है। पटरंग पुराण मृणाल पांडे का है, मतलब हमारे चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस कहानीकार का संबंध सचेतन कहानी आंदोलन से नहीं था?
किस कहानीकार का संबंध सचेतन तो गिरिराज किशोर, हिमांशु जोशी और गंगा प्रसाद बिमल तीनों सचेतन कहानी से संबंधित थे, जबकि कृष्ण बलदेव जो थे वो नई कहानी से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह वासुदेव शरण अग्रवाल का है? तो पृथ्वी पित्र जो निबंध संग्रह है वो वासुदेव शरण अग्रवाल का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और उन्होंने ये भी कहा था कि ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आचरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों कविता की आवश्यकता कम होती जाएगी और दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। उन्होंने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कवि कर्म क्या होता जाएगा? कठिन होता जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है आसान होता जाएगा। आवश्यकता तो कम होगी लेकिन कवि कर्म भी कठिन होता जाएगा। इसलिए ये कथन जो है ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन पहला वाला कथन सही है, दूसरा गलत है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। लेकिन उन्होंने कहा था कि दूसरी ओर कवि कर्म भी कठिन होता जाएगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है आसान होता जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, कवि और काव्य पंक्तियाँ दी गई है। तो पहला है भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कहा था, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, उस तरह तू लिख। इनकी एक कविता की लाइनें हैं। और दूसरा है अरुण कमल। अरुण कमल की है राजा चुपके से काटता है। ये भवानी प्रसाद मिश्र की ये हो गई। अरुण कमल की राजा चुपके से काटता है, चक्कर रात में नए नए भेष में अलग अलग घात में। नरेश मेहता की है ये लास्ट वाली। कागा बोले मोर अटरिया, इस पाहुन बेला में तूने चौमासा के राजे जोशी की। राजा के सर पर हैं कितने सिंह, हवाएं बोलेंगी एक दिन। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बंगाल के अकाल पर केंद्रित रिपोर्टाज है। इसका सही आंसर है तूफानों के बीच। तूफानों के बीच जो वो है रिपोर्टाज है वो बंगाल के अकाल पर आधारित है। 26वां क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? तो पहला है, महावीर प्रसाद औपचारिक की जगह अनौपचारिक निबंध लेखन में ज़्यादा प्रवृत्त थे। औपचारिक की जगह अनौपचारिक निबंध लेखन में ज़्यादा प्रवृत्त थे। दूसरा है, इन्होंने हंस का नीर क्षीर विवेक शीर्षक से अनौपचारिक निबंधों का। दूसरा तो बिल्कुल सही है और तीसरा बिल्कुल गलत है कि इन्होंने जिज्ञासु छदम नाम से निबंध, इन्होंने कभी भी जिज्ञासु नाम से कोई निबंध लेखन नहीं किया है। चौथा भी गलत है कि इन्होंने निबंध लेखन के कारण इन्हें भाषा का जादूगर नहीं कहा जाता है। भाषा के परिष्कार के कारण इनको भाषा का परिष्कार करने वाला कहा जाता है, निबंध लेखन के कारण नहीं कहा जाता है। तो इसलिए क्या होगा, पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे पहले ऑप्शन में भी सस्पेंस है। औपचारिक निबंध ज़्यादा लिखते थे वैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, देखना पड़ेगा जब आंसर की आएगी। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है तो हम यही लगा सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, श्रांत पथिक की रचना किस छंद में की गई है? तो ये है रोला छंद में। और 28 नंबर है, प्रकाशन वंश के अनुसार निम्नलिखित संस्मरणों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले आएगा पथ के साथी 1956 में, 1956 ईस्वी में ये लिखा गया था पथ के साथी। फिर आएगा ज़्यादा अपनी कम पराई, ये है 1959 में, 1959 में। और तीसरा है वे दिन वे लोग, ये वे दिन और वे लोग था 1965 में, 1965 में। और ये दूसरा लास्ट जो है जिनके साथ जिया, ये है 1972
73 का 72, ठीक है। तो 1956, पद के साथी ज़्यादा अपनी कर्म पराई 1959, वे दिन वे लोग 1965, और जिनके साथ जिया ये था 1972 से 73 के बीच में। तो डी हमारा, डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा एकदम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। 10 क्यों नहीं आ रहा होगा, डी। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का नाटक आएगा राजेश्री, जो 1915 में प्रकाशित हुआ था। 1915 में प्रकाशित हुआ था, सबसे पहले राजेश्री आएगा। उसके बाद अजातशत्रु आएगा जो 1922 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 1928 में स्कंदगुप्त, और उसके बाद 1931 में चंद्रगुप्त। तो राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928 और चंद्रगुप्त 1931। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, मुक्तिबोध आत्ममंथन के कवि हैं। मुक्तिबोध की कविता प्रयोगवाद और प्रकृतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों कथन सही हैं। कथन 1 और कथन दोनों सही है, मतलब ऑप्शन ए सही है हमारा, क्योंकि मुक्तिबोध को आत्ममंथन का कवि का, आत्मबोध और आत्ममंथन का कवि कहा जाता है। और साथ ही साथ प्रयोगवाद और प्रगतिवाद की दोनों की झलक उनकी कविताओं में हमको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 31, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन जो है डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। उन्होंने एक रचना लिखी थी छायावाद 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में उन्होंने ये रचना लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से मुक्ति चाहता था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भक्तिकाल के भक्त कवियों को सीकरी से कोई काम नहीं था पर रीतिकाल कवियों का सीकरी बिन सरे न एक काम। कथन है दूसरा है, रीतिकाल कवि सचेत रूप से कविता लिख रहे थे जिनके जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई थी। तो कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 गलत है, क्योंकि रीतिकाल के कवि सचेत होकर कविताएं नहीं लिख रहे थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, थोड़ा जल्दी चलते हैं, टाइम बहुत हो रहा है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण किया? तो ऑप्शन बी सही है, ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 34, आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत निम्नलिखित से कौन से साहित्य सम्मिलित हैं? तो इसमें से केवल निर्गुण मार्गी संत साहित्य और प्रेम मार्गी सूफी साहित्य हटा देंगे। बाकी सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य तीनों इसमें सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आदिकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि आदिकालीन साहित्य में कथ की विविधता के साथ छंद प्रयोग की विविधता भी है, बिल्कुल सही है। और आदिकालीन साहित्य में केवल डिंगल शैली का प्रयोग हुआ है, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भी शैलियाँ उस समय चलती थी इसलिए ये सही होगा। सर्वाकाचार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो आचार्य देवसेन थे इसके रचनाकार। 37वां है, हिंदी साहित्य के उद्भव के विषय में सत्य कथन कौन सा है? तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। अपभ्रंश का पहला उल्लेख धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिला था और प्राकृताभास हिंदी की रचनाओं का सबसे पुराना नमूना योग मार्गी बौद्धों की रचनाओं में मिलता है। तो बी ऑप्शन सही है। आचार्य रामशरण शुक्ल ने क्वेश्चन नंबर 38, वीरगाथा काल के अंतर्गत साहित्यिक पुस्तकों में किसे नहीं रखा है? तो इसका ऑप्शन है कीर्तिलता को। स्वयंभू पुष्पवंत की रचनाएं किस भाषा में हैं? इसका ऑप्शन अपभ्रंश में है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा घोषित हिंदी के प्रथम कवियों को सुमेलित कीजिए।
तो ये शायद आगे के ऑप्शन, आगे के जो वो थे वो आ गए यहाँ पर। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, ए वाला। ठीक है, ए ऑप्शन होगा। शिव सिंह सेंगर ने माना है पुष्य को, राहुल सांक्रियतन ने माना है सरबपाद को, रामकुमार वर्मा ने माना था स्वयंभू को, और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को। तो ऑप्शन ए सही है इसका। शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवित्व संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला, ये किसने कहा था? ये कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ऑप्शन ए सही है। आचार्य राम शुक्ल ने किन आधारों पर योगियों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य की कोटि में शामिल नहीं किया था? तो एक तो चौथा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने इतिहास में लिखा है कि इनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरवणियों और अनुभूतियों से कोई संबंध नहीं था। एक तो ये सही है, और एक दूसरा, इनकी रचनाओं में मात्र सांप्रदायिक शिक्षा का समावेश है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये वाला डी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनको मेल करना है, बहुत सरल है। संधिकाल किसने कहा था? संधिकाल और चारणकाल किसने कहा था? तो रामकुमार वर्मा जी ने कहा था संधिकाल और चारणकाल। और वीरकाल कहा था जॉर्ज विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रारंभिक काल था मिश्र बंधुओं ने। सिद्ध सामंत युग कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। और चारणकाल कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो ऑप्शन हमारा बी इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, 44, अगर जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो ये योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी, ये कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कौन सी, क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी आदिकालीन गद्य साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी रचना नहीं आती है आदिकालीन गद्य साहित्य के अंतर्गत? तो ये जयमयंक जस चंद्रिका जो है, ये क्या है? एक प्रशस्ति काव्य, जयमयंक जस चंद्रिका। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक निबंध है। राउलवेर एक चंपू काव्य जिसमें गद्य भी होता है। और वर्णरत्नाकर क्या है? एक प्राचीन गद्य का नमूना है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समय हैं? तो 69 समय हैं पृथ्वीराज रासों में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 47 है, इनको मेल करना है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेमिनाथ सुमितिगणी, रेवंत गिरिरास विजयसेन सूरी, स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी, और भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। 48 है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना कीर्तिलता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो पहला और दूसरा ऑप्शन है वो सही है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें राजा कृष्ण सिंह की वीरता का वर्णन है, और ये पूर्वी अपभ्रंश में, मतलब परवर्ती अपभ्रंश में लिखा गया है। और लास्ट जो ऑप्शन था, इसकी पांडुलिपि जॉर्ज ग्रियर्सन ने खोजी थी, गलत है। इसकी पांडुलिपि नेपाल राज दरबार से पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने खोजी थी, इसलिए पहला और दूसरा सही है। तत्सम शब्दों का पूर्ण बहिष्कार नहीं है इसमें, तत्सम शब्द भी है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संदेश राहक, बहुत सरल है, अब्दुल रहमान की रचना है। अगला है 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों गोरखनाथ के समय को सम्मिलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये जो है चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, इनका जन्म भी एक ही दिन हुआ था और संसार से एक ही दिन चले गए थे। अगला है विसलदेव रासो के संबंध में। तो विसलदेव रासो जो है वो 5 खंडों में नहीं है, ये 4 खंडों में। ये पहला ऑप्शन गलत है। तीसरे खंड में राजमती विरह का वर्णन है, बिल्कुल सही है। और चौथे खंड में भोजराज का अपनी पुत्री को मालवा ले जाने का वर्णन है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा बिल्कुल। आगे है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये किसने कहा है कि उपरोक्त कथन किसका है? तो बहुत सरल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये भी निम्नलिखित कवियों उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए, बहुत सरल है ये भी।
जगनीक ने लिखा था परमाल रासो, नरपति नाला ने लिखा था बीसलदेव रासो, दलपति विजय का था कुम्मान रासो, बटकेदार का था जयमेक जस चंद्रिका। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गोरखनाथ के गुरु के नाम मत्स्येंद्रनाथ था। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है, ये भी सही हो जाएगा। अगला जसर चरु पुष्पदंत की रचना है, बहुत सरल है, पुष्पदंत की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा पृथ्वीराज के संबंध में कथन कौन सा असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो पृथ्वीराज रासों में 59 समय नहीं 69 सर्ग हैं, ठीक है। पहला इसमें प्राचीन प्रचलित सभी छंदों का, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, दूसरा भी। चौथा ऑप्शन गलत है कि पुराग्रंथ जाली नहीं है, आधा ऐतिहासिक आधा जाली माना जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज चौहान को प्रामाणिक श्यामचंद्र सुंदरदास जी ने माना है। निम्नलिखित में से किन कवियों ने नीति काव्य लिखे हैं? तो नीति काव्य लिखने वाले जो कवि हैं वो कवि हैं गिरधर कवि राय और वृंद कवि, गिरधर कवि राय और वृंद कवि, ये हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो हमारा वो है, सूर की बड़ी भारी विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ए ऑप्शन। रामायण महानाटक प्रणयानंद चौहान का है। ऐसा प्रेम मार्ग ऐसा प्रवीण धीरपतिक जवानदानी का दावा रखने वाला दूसरा कवि नहीं है, शुक्ल जी ने ऐसा घनानंद के बारे में कहा था। कौन सी प्रवृत्ति सिद्ध साहित्य की नहीं है? मद्य और स्त्रियों का निषेध नहीं था सिद्ध साहित्य में। अनुराग बांसुरी जो है वो नूर मोहम्मद की रचना है। 66 राम भक्ति की स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो रामचरण दास जी स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबीर नानक दादू दयाल ज्ञानमार्गी संत थे, कबीर हृदयरांच ज्ञानमार्गी संत कवि थे। तो केवल ऑप्शन एक सही होगा इसका, क्योंकि छीत स्वामी क्या थे? पुष्टि मार्गी संत थे, सगुण भक्ति धारा के। अगला है नंददास की रचनाओं का कौन सा विकल्प सही है? तो पहला विकल्प सही है, पहला विकल्प ये वाला। निम्नलिखित कृष्ण भक्त कवियों उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए, बहुत सरल है। दान लीला नंददास की है, भक्ति प्रताप चतुर्बुद्धदास का है, प्रेम वाटिका रसखान की है और साहित्य लहरी सूरदास की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृष्ण भक्त कवियों में कौन सा सखी संप्रदाय? तो हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता था। अगला है, कौन सी तुलसीदास द्वारा रचित हैं? कौन सी तुलसीदास द्वारा रचनाओं में से कौन सी तुलसीदास द्वारा रचित है? तो गीतावली तुलसीदास जी ने लिखी है, रामध्यान मंजरी नंददास की है, भक्तमाल नामादास का है, रामायण नाटक प्रणयानंद चौहान का है। तो ऑप्शन 2 सही है, मतलब ए सही है इसका। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के कवि हैं? तो संत काव्य परंपरा के कवि जो थे वो थे दादू दयाल और मलकदास। बी। कबीर के समझ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, तो केवल कथन 2 सही है कि कबीर का सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर की भाषा परिष्कृत नहीं थी और उन्होंने केवल प्रताड़ित वर्ग का अपनी रचनाओं में उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीनों कथन सही है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां फारसी में हैं, पूर्वार्ध ऐतिहासिक उत्तरार्ध कल्पित है, सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं मसनवी पद्धति पर लिखा गया है। तीन ऑप्शन सही है, सी सही हो जाएगा। संतन को कहा सीकरी सो काम, ये कुंभनदास की पंक्तियां हैं, ठीक है। निम्नांकित ग्रंथों कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से जो है केवल एक पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। पहला कथन द्वितीय आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। रीतिकालीन कवियों के लक्षण ग्रंथ साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में समर्थ हैं, समर्थ नहीं है। साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध नहीं कराते हैं। रीतिकालीन लक्षण कवि ने अलंकार मौलिक विवेचन नहीं किया। तो पहला वाला केवल सही होगा, पहला वाला ऑप्शन बस। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं रामानंद जी द्वारा
रचित है। तो पूर्व वैष्णव मताज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, ये रामानंद जी के द्वारा लिखी गई रचना है। पूर्व मीमांसा भाष्य है जो अन्य कवि ने लिखी, और तत्वद्वैत निबंध तो शायद वल्लभाचार्य जी की रचना है। पुष्टि मार्ग के अनुसार मर्यादा जीव क्या करता है? तो मर्यादा जीव क्या करता है? वेद विहित विधियों का अनुसरण करना होता है उसको। 79 अष्टाप के कवि नंददास की रचनाओं को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये क्या है? नंददास की रचनाएं हैं, उनके वर्ण विषय के बाद सुमेलित करना है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है। भंवर गीत में गोपी उद्धव संवाद है, रास पंचायदेय में कृष्ण की रासलीला है, मान मंजरी में सेकंड जो है बी का सेकंड है लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम का वर्णन है, और सिद्धांत पंचायत में अमरकोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची लिखे गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो है संत काव्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दूसरा और चौथा कथन इसका बिल्कुल सही है, दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन सी सही होगा। इसमें आत्मानुभूति की प्रामाणिकता मिलती है और सदाचार पर बल दिया गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन नहीं करता था, शास्त्रीय ज्ञान पर बल नहीं दिया गया था। शीश पगा न जगह तन पे प्रभु जाने, ये सब जानते हैं कि ये नरोत्तम दास जी की रचना है। नरोत्तम दास जी की शीश पगा न जगह तन पे सुदामा जी का वर्णन कर रहे हैं। और 82 में है रचनाकार के निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो चित्रावली तो उस्मान की रचना है, मंजन की मधुमालती है, मृगावती कुतुबन की है, लेकिन हंस जवाहिर जो है ये नूर मोहम्मद की नहीं है, इनकी अनुराग बांसुरी थी, अभी पीछे आया था। नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी थी, हंस जवाहिर किसकी है? कासिम शाह की है, कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। तो क्या होगा? ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा हमारा। भक्तमाल किसकी रचना है? बहुत सरल है, नाभादास की रचना है, नाभादास की। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 क्वेश्चन नंबर जो है इसका ऑप्शन, बहुत समय लग रहा है तो जल्दी चलते हैं। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। 86 का ऑप्शन पहला सही है, पहले वाला। विनय पत्रिका और कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति काव्य की दृष्टि से सुमेलित कीजिए। तो ईश्वर दास की जो रचना है वो भक्त भरत मिलाप है, बी ऑप्शन इसका सही है, बी वाला ऑप्शन। अष्टाप के कवियों में से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे, तो वल्लभाचार्य के शिष्य नंददास नहीं थे, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है आचार्य तुलसीदास के बड़े ग्रंथों की संख्या 5 मानिए। तो बड़े ग्रंथ हैं तुलसीदास के, रामचरितमानस है, ये विनय पत्रिका है, कवित रामायण है। कवित रामायण से सस्पेंस हो रहे होंगे आप लोग, तो कवित रामायण कवितावली का ही दूसरा नाम है। और चौथी रचना है दोहावली, और 5वीं है गीतावली। तो जानकी मंगल और पार्वती मंगल ये दोनों क्या हैं? छोटे ग्रंथों में माने गए हैं। और इसके अलावा रामलला नेचू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण छोटी रचनाओं में माने जाते हैं। तो 5 बड़े हैं और 7 छोटे हैं, 12 कुल 12 माने हैं। तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दोनों कथन क्या हैं? सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है जी कबीरदास के संबंध में कथनों पर विचार करना है, तो इसके भी दोनों कथन सही हैं। बंशीधर ने किस ग्रंथ पर अलंकार ग्रंथ नामक टीका लिखी थी? तो भाषा भूषण पर उन्होंने लिखी थी, सही हो जाएगा। उनके ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जब हम इनको सुमेलित करेंगे तो ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन होगा वो 94 का ऑप्शन सी सही था। 95 जो क्वेश्चन है, 95 क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका भी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 ए बिल्कुल सही है।
अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतीराम के संबंध में है, इसका पहला और दूसरा सही है। मतीराम ने भाव सिंह के आश्रय में ललित राम की रचना की थी और मतीराम का छंदसार शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। नैन पचासा इनकी रचना नहीं है, नैन पचासा। तो दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा जो है पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। अलंकार निरूपक आचार्य नहीं है, तो भूषण मूलतः अलंकार निरूपक आचार्य नहीं है, उन्होंने वीर रस की रचनाएं ज़्यादा लिखी है। जसवंत सिंह भी अलंकार निरूपक है, बेनी प्रवीण भी, मतीराम भूषण को नहीं मान सकते आप। और 99 है, इनके कथनों पर विचार कीजिए। इनके कथनों पर विचार कीजिए। रीतिकाल इसका जो है तीनों जो कथन है ये बिल्कुल सही माने जाएंगे, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है 100, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, पहला और तीसरा। ऋतुमुक्त काव्य में प्रेम की उदात्ता है, ऋतुमुक्त कवि वेदना को प्रेमी के रूप में अपना भाग्य समझते हैं। दूसरा ऑप्शन गलत है, ऋतुमुक्त काव्य का उद्देश्य काव्य की शिक्षा देना नहीं था, वो तो प्रेम की पीड़ा को लिखते थे, काव्य की शिक्षा देना उनका उद्देश्य नहीं था। रसरंग जो है वो ग्वाल कवि की रचना है, ग्वाल कवि की। और आचार्य रामचंद्र ने रीतिकाल का आरंभ माना है चिंतामणि त्रिपाठी जी से, चिंतामणि त्रिपाठी जी से रीतिकाल का आरंभ माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने केशवदास पर रामचंद्रिका में किसकी नकल करने का आरोप लगाया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने केशवदास पर हनुमान नाटक से नकल करने का आरोप उन्होंने लगाया, भी सही है। अभिधा उत्तम काव्य है, ये देव की लाइनें हैं, अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणाहीन। अगला है 105, 105 का जो ऑप्शन बी है वो सही है, ऑप्शन बी। और निम्नलिखित में से कौन सा कवि भड़ों के लिए प्रसिद्ध है? तो कवि बंदीजन जो हैं वो भड़ों, अपने भड़ों के लिए फेमस थे। रीतिकाल के कवि थे बेनी बंदीजन। कोकसार घनानंद का है, 107 जो क्वेश्चन है कोकसार घनानंद का है। भाषा भूषण का नहीं है, वो जसवंत सिंह का है। अप्रोक्ष सिद्धांत जसवंत सिंह का, द्रोण पर्व कुलपति मिश्र का है। तो पहला सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो पहला, तीसरा और चौथा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अतिसुदो सने को मार्ग है, ये घनानंद के बारे में, घनानंद की कविता है, घनानंद के बारे में नहीं, घनानंद की कविता की लाइन है। बिहारी सत्संग में भाव और विचार की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसकी त्रिवेणी है? तो उसमें वीरता नहीं है। बिहारी सत्संग में भक्ति, श्रृंगार और नीति के पद हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा का मतलब हो गया, पहला, तीसरा और चौथा मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहत निटत रिजत खिजत, ये बिहारी की लाइन है, बिहारी सत्संग से ली गई। साहित्यिक विधा की दृष्टि से अज्ञेय की रचनाओं को सुमेलित कीजिए, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है। भग्नदूत उनका एक काव्य संग्रह था, नदी के द्वीप उनका एक उपन्यास था, और विपदगा उनकी कहानी थी, और यात्रा वृत्तांत क्या था? एक बूंद सहसा उछली। अगला जो वो है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा 113, कालिदास और मल्लिका के प्रसंग में आषाढ़ का एक दिन, आपने ये नाटक पढ़ा होगा, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का शायद नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उसमें कालिदास और मल्लिका का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक पत्रिका उसके संपादक को सुमेलित कीजिए। तो माधुरी प्रेमचंद ने संपादित की थी, प्रतीक के संपादक अज्ञेय थे, सरस्वती में कुछ दिन तक आचार्य ये श्याम सुंदर दास जो थे वो रहे थे, और भारत मित्र में, भारत मित्र जो था, भारत मित्र जो था उसके संपादक बालमुकुंद गुप्त कुछ दिन रहे थे। तो मतलब अब देखना, ये गलत लगा रखे हैं, जो मेल कर रखा है ये गलत है। सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए सही होगा। पहले का बी मतलब अज्ञेय, दूसरे का ए मतलब प्रेमचंद, तीसरे का सी मतलब श्याम सरस्वती, श्याम सुंदर दास, और चौथे का डी मतलब भारत मित्र, बालमुकुंद गुप्त। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है,
चांद सूरज के बिरन देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। बसेरे सुधीर आपको पता है हरिवंश राय बच्चन की है। अब मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो होगा 116वां, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करेंगे तो इसका ऑप्शन जो डी है वो एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 117 का ऑप्शन सी सही है, केवल थर्ड वाला। सेवा सदन पहला है, प्रेमाश्रम है, फिर रंगभूमि है, फिर गबन है। ठीक है, इसके मैंने कहीं वो भी लिखे थे, सन भी लिखे थे, लेकिन पहला सेवा सदन ही है, उसके बाद प्रेमाश्रम है, फिर रंगभूमि है, फिर गबन है। 118 है, कहानी की दृष्टि से कौन सी रचना उसके लेखक के साथ सुमेलित नहीं है। तो सुदर्शन की हार की जीत है, प्रेमचंद की बूढ़िका की है, भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल है, जयशंकर प्रसाद के आगे जो ताई लिखा हुआ ये गलत है। ये जो कहानी है ये विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है। ठीक है, कहाँ गए थे, विश्वंभर नाथ शर्मा की कहानी है। तो ऑप्शन 2 जो है वो सुमेलित नहीं है, ये बी हो गया इसका। अगला हम चलते हैं 119 पे, आलोचना ग्रंथ और उसके लेखक से सुमेलित कीजिए। तो आलोचना ग्रंथ उसके लेखक से जब हम सुमेलित करेंगे तो ऑप्शन डी सही होगा, दूसरा और चौथा। मतलब अलंकारादर्श बिहारी की है और रुद्र पिंगल ज्वाला स्वरूप का है। जबकि काव्य सुधाकर जानकी प्रसाद का नहीं है, ये हरिऔध की रचना है। और घनाक्षरी नियम रत्नाकर जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि गद्य कवियों लेखकों की कसौटी तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 3 महारथियों के पत्र संग्रह में रामविलास शर्मा ने जिन 3 महारथियों का नाम लिया है वे वृंदावन लाल वर्मा, बनारस दास चतुर्वेदी और किशोरीदास वाजपेयी। इसमें धर्मवीर भारती नहीं है इसमें। ठीक है, ये भी हैं और ये भी हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला, तीसरा, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी में है। देश देशांतर डायरी के लेखक कौन है? कमलेश्वर जी हैं। 1992 में इन्होंने ये डायरी लिखी थी, देश देशांतर। अगला है उपन्यास और उपन्यासकार को सुमेलित कीजिए। तो डाक बंगला जो है कमलेश्वर का उपन्यास था। डाक बंगला, लाल टिन की छत निर्मल वर्मा का था। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जूठन आपको पता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। 1997 में लिखी गई थी। तिरस्कृत जो है वो सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है, 2002 में लिखी गई थी। और अपने पिंजरे मोहनदास नेमिशाई की आत्मकथा है जो सन 1995 से 2000 के बीच लिखी गई थी। मतलब 1995 में पहला भाग आया था, 2000 में दूसरा भाग आया था। तो इस हिसाब से अपने पिंजरे जो है मोहनदास नेमिशाई पहली दलित आत्मकथा थी। लेकिन हमने बताना है कि कौन सा इसमें है, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। उपरोक्त विकल्पों में उपन्यास और उपन्यासकार का सही विकल्प चुनिए। तो ये तीनों आत्मकथाएं, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की अपने पिंजरे मोहनदास जी की आत्मकथा है। जबकि छप्पर जो है वो जयप्रकाश करदम का उपन्यास है, 1994 में लिखा गया था। ठीक है, इसलिए केवल थर्ड वाला सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन, केवल तीसरा ये सही हो जाएगा। जयप्रकाश ये उपन्यास है, बाकी आत्मकथाएं हैं। निम्न कथनों की सत्यता पर विचार कीजिए। ऑप्शन केवल मेरे हिसाब से केवल ऑप्शन 1 सही होगा। गद्य गीतों में मूल भावना आदि से अंत तक एक ही रहती है। ठीक है, अगला है निम्न कथनों की सत्यता पर विचार कीजिए। निम्न कथनों की सत्यता पर विचार कीजिए। ऑप्शन इसका 1 सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा इसका। सुबह के घंटे उनका नरेश मेहता का नाटक है और शिव प्रसाद सिंह का है घाटियाँ गूंजती है। खंडित यात्राएं मनु भंडारी का नाटक नहीं है, ये कमलेश्वर का यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो ऑप्शन है वो दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, दोनों ऑप्शन इसके
सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा पहला वाला, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ए। लेकिन कथनों पर विचार कीजिए, इसके भी दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन कथन एक कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 129 क्वेश्चन है, लेखक और रचना की, बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर आप हमारे साथ रहिए, पेपर पूरा होने वाला है। लेखक और रचना की दृष्टि से सुमेलित युग्मों की पहचान कीजिए। तो सुमेलित जो युग्म हैं वो पहले जो तीन हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वर्षा विनोद, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन लालित्य लहरी, प्रताप नारायण मिश्र का तृप्यंताम, ये तीनों सही हैं। चौथा जो है देश दशा, ये मुंशी रघुनंदन दास की रचना है, इसलिए गलत है, तो ऑप्शन हमारा पहला, दूसरा, तीसरा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह ये पहले भी आया था, उस तरह तू लिख, उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा था। अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल पर एक और तो पद्माकर द्विजदेव में दिखाई पड़ते हैं, दूसरे बंगदेश के माइकल हेमचंद की श्रेणी में आते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तुलना की थी किसकी? आचार्य रामचंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र की तुलना की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किससे? द्विजदेव से, पद्माकर से और माइकल और हेमचंद्र से, तो ए सही है। प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में केवल पहला और ऑप्शन ए सही है, पहला और तीसरा, ठीक है। हट्टी हमीर नील की खेती करने वाले किसानों से संबंधित नहीं था, ये एक ऐतिहासिक रचना है हट्टी हमीर, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन एक सही है और कथन दो गलत है, क्योंकि अज्ञेय का प्रकृति प्रेम कृत्रिम नहीं था, अज्ञेय भीतर से प्रकृति के प्रति प्रेम करते थे, ठीक है। तो इसका कथन एक तो सही है, कथन दो गलत है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो पहला जो है वो कौन से सुमेलित हैं, कौन से सुमेलित नहीं है? तो पहला सुमेलित नहीं है, दीपदान सुमेलित नहीं है, रामकुमार वर्मा की रचना है दीपदान। बाकी कौमुदी महोत्सव रामकुमार वर्मा की, पर्दा उठा पड़े उपेंद्र नाथ दास की, भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? तो ये चारों क्या हैं? सुमेलित हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला आगे चलेंगे, थोड़े से क्वेश्चन रह गए, बस 14 क्वेश्चन रह गए हैं। निम्नलिखित युग्मों की सत्यता पर विचार कीजिए। तो ये जो है केवल पहला और तीसरा सुमेलित हैं, इसमें पहला और तीसरा, मतलब ऑप्शन बी। प्रेमचंद के घर में शिवरानी देवी का है, और मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। कलम का सिपाही मदन गोपाल का नहीं, अमृत राय का है, और कलम का मजदूर मदन गोपाल का है। दोनों को नीचे ऊपर कर दिया है सस्पेंस में डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 137 है। क्वेश्चन नंबर 137 जो है इसमें पूछा गया है कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो है ये सी सही है, मतलब पहला जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। हाथ से जो है वो रमणिका गुप्ता एक लेखिका है, उनकी आत्मकथा का पहला भाग है, मैत्री पुष्पा का नहीं है, ये रमणिका गुप्ता का है, आत्मकथा का पहला भाग है हाथ से। बाकी अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की है, ठीक है। एक कहानी हबी मनु भंडारी की, और जमाने में हम निर्मला जैन की है। तो ये तीनों सही है, पहला वाला सुमेलित नहीं है। 138 है, घर का जोगी जोगड़ा किसकी संस्मरण पुस्तक है? ये संस्मरण पुस्तक है काशीनाथ सिंह की, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 139 क्वेश्चन नंबर 139 जो है ये हरिवंश राय बच्चन के बारे में है कि मधुशाला क्या करती है? धार्मिक सांप्रदायिक अंतराल को दूर कर अनुभूति के धरातल पर एकता की स्थापना करती है, सही है। मधुशाला पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव दिखाई देता है, सही तो है, लेकिन ये व्याख्या मेरे हिसाब से पहले वाले की व्याख्या दूसरा वाला नहीं करता है, ऑप्शन दोनों सही है, बी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चांद का प्रकाशन 1920 में साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। 1923 में रामरख सहगल चंडी प्रसाद हृदय के संपादक बने थे। नारी विशेष समस्याओं को प्राथमिकता, तो 1920 में नहीं, 1922 में इसकी शुरुआत हुई थी चांद की। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी।
अगला है निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। शमशेर बहादुर सिंह नया साहित्य के संपादक मंडल में थे। शमशेर बहादुर सिंह संस्कारों से व्यक्ति उनकी अधिकांश कविताओं का स्वर कुंठित प्रेम का है। तो पहला दूसरा तो सही है, लेकिन उनका अधिकांश कविताओं का स्वर कुंठित प्रेम का नहीं है, वो निश्चल प्रेम की कविताएं लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 142 है, क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा के? तो 2-3 उपन्यासों को छोड़कर बाकी सारे मैत्रेयी पुष्पा के हैं। चौक मैत्रेयी पुष्पा का है, अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा का है, स्मृति दंश भी मैत्रेयी पुष्पा का है। पीली आंधी नहीं है, पीली आंधी प्रभा खेतान का है। ठीक है, प्रभा खेतान का उपन्यास है। बेतवा बहती रहे भी मैत्रेयी पुष्पा का है। अलमा कबूतरी मैंने बता दिया मैत्रेयी पुष्पा का है। चौक भी मैत्रेयी पुष्पा का है और त्रियाहट भी मैत्रेयी पुष्पा का है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। बाकी और बता दूं तो गुनाह बेगुनाह भी मैत्रेयी पुष्पा का है। चौक मैत्रेयी पुष्पा का है। बेतवा बहती रही मैत्रेयी पुष्पा का है, लेकिन तिरोहित नहीं है। तिरोहित जो है गीतांजलि श्री का है। गीतांजलि श्री एक लेखिका है, उनका है। पीली आंधी प्रभा खेतान का है। हमारा शहर उस बरस, ये भी गीतांजलि श्री का है। चौक तो मैत्रेयी पुष्पा का है। अलमा कबूतरी भी मैत्रेयी पुष्पा का है। अगला है रचना और रचनाकार की दृष्टि से इसको सुमेलित करना है। तो सूरज कब निकलेगा, ये गलत है। उदय प्रकाश का नहीं है, ये स्वयं प्रकाश का है। पहला गलत है। दूसरा तिरीच अरुण प्रकाश का नहीं है, ये उदय प्रकाश का है। दूसरा भी गलत है। मात्रा और भार ये स्वयं प्रकाश का है, ये सही है, ये सही है। जल प्रांतर जो है ये हरिचरण प्रकाश का नहीं, अरुण प्रकाश का, ये भी गलत है। तो केवल क्या है? तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से युग सुमेलित हैं? तो कौन से युग में सुमेलित हैं? हिंदी प्रदीप प्रयाग से निकला था, भारत मित्र कलकत्ता से, ब्राह्मण कानपुर से, आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर से। बिल्कुल सही है। बालकेश भट्ट ने निकाला था प्रयाग 1877 में। कलकत्ता से भारत मित्र निकला था। पंडित हर मुकुंद शास्त्री के संपादक में बाल मुकुंद गुप्त हुए थे। अंबिका दत्त व्यास हुए थे। अंबिका प्रसाद वाजपेयी हुए थे। ब्राह्मण कानपुर से प्रताप नारायण मिश्र ने निकाला था 1883 में। और आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर से प्रेमगन ने 1881 में। तो ऑप्शन डी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 145 है, किस लेखक को नई कहानी के प्रवर्तक के रूप में नहीं माना जाता है? तो नई कहानी के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर जी थे, इसलिए यशपाल को नहीं माना जाता है। ये सी हो जाएगा ऑप्शन। 146 है, कथन पर विचार कीजिए। तो दोनों कथन क्या हैं? ये सही है। यशपाल के उपन्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। दिव्या और प्रतिमा अमिता यशपाल के ऐतिहासिक उपन्यास है। यशपाल के उपन्यासों पर किसी राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता, ये बिल्कुल गलत है। किसी दर्शन का, इसमें मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव है। मार्क्सवाद से प्रभावित राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव उनकी रचनाओं में हमको देखने को मिलता है। और 148 क्वेश्चन है, प्रयोगवाद कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। बिल्कुल सही है। तार सत्य के कुछ विचारों से समाजवादी हैं, संस्कारों से व्यक्तिवादी। कुछ ऐसे हैं जो विचारों क्रियाओं दोनों से समाजवादी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिल्कुल। अगला है निम्नलिखित कहानीकार उनकी कहानियों को सुमेलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि मृदुला गर्ग की जो कहानी है वो है डेफोडिल जल रहे हैं, चंद्रकांता की है गलत लोगों के बीच, सुधा अरोड़ा की है अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी, चित्रा मुग्दल की है जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक संपृक्ति नई कविता की विशेषता है, नई कविता में जीवन मूल्यों की अनदेखी है। तो लोक संपृक्ति में वास्तव में नई कविता की विशेषता है, लोक से जुड़ाव है, लेकिन जीवन मूल्यों की अनदेखी नहीं है। पुराने जीवन मूल्यों को तोड़ने की बात उसमें हुई है और नए जीवन मूल्य बनाने की बात हुई है। तो कथन 1 तो सही है, कथन 2 गलत है। तो ये आपका पूरा पेपर था, 150 क्वेश्चन थे। और अगर आपको अच्छा लगा हो, किसी क्वेश्चन पे अगर सस्पेंस हो, आप कमेंट बॉक्स में भी अपने कमेंट डालकर बता सकते हैं। साथ ही चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
ताकि बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमेशा नए नए जो वो नोटिफिकेशन होंगे वो आते रहेंगे मेरे वीडियो को। तो सभी को शुभ रात्रि, बहुत बहुत नमस्कार।